Hello everyone, welcome to the another session of information and technology. So we will start from the topic that we have left in the last class. Last class में हम लोगों ने देखा कि what is www, what is internet, what are the different type of network, and what are the different features of www. And after that, please everyone come to page number 60. अगर आप पेज नंबर 60 पे आएंगे तो आपको जो टॉपिक मिलेगा दैट इज वेज टू कनेक्ट इंटरनेट. तो इसके बाद कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है विच आई थॉट लेट्स कवर ऑल दिस टॉपिक. हो सकता है थोड़ा सेशन लंबा जाए. प्लीज वेयर विथ मी एंड ट्राई टू फोकस वट एवर आई एम ट्राइंग टू speak over here so you can understand the things properly. So this is what we are going to cover today. How to connect internet in the form of dial-up connection or DSL slash broadband connection. How to access internet through Wi-Fi. More or less सभी को पता है इसके बारे में. The difference between Wi-Fi and WiMAX. इसमें एक छोटा सा नोट है आपके बुक में. We will try कि what is there the difference, actual difference in these two technology. How to create a blog account. How to go for a blog editor, means offline blog editor are there available in the form of different software. What is online transaction and actual comparison between e-shopping and traditional shopping. So let's start. Dial-up connection. जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं राइट साइड में, इस तरह का इमेज आपको देखने को मिला होगा किसी साइबर कैफे में, या फिर आपने इस तरह का इमेज अपनी स्मार्ट क्लास में भी देखा होगा. तो इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये दो टर्म होते हैं हमारे पास. एक नैरो बैंड कहते हैं, एक ब्रॉड बैंड कहते हैं. जब हम नैरो बैंड की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेस डेटा ट्रांसफर स्पीड वेयर ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन इज अलाउड. इन ब्रॉड बैंड द डेटा ट्रांसफर स्पीड इज हायर एंड द टू वे कम्युनिकेशन इज अलाउड. डायलअप को होता क्या है डायलअप कनेक्शन में कि एक एक्चुअली में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एक नंबर पर डायल किया जाता है, जिस किसी भी नंबर पे. उसके लिए हम नॉर्मली एक हमें लैंडलाइन कनेक्शन की लेने की जरूरत पड़ती है. आज के टाइम पे डायलअप काफी कम लोग यूज करते हैं. तो इसमें होता क्या है कि आप एक लैंडलाइन का कनेक्शन ले रहे हैं, तो आप जब भी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप एक नंबर पे डायल कर रहे हैं और सर्वर कंफर्मेशन देता है उसके अवेलेबिलिटी पे. सर्वर एक कंफर्मेशन देता है तभी वो डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो सकता है. और ये जो डायलअप कनेक्शन है पीएसटीएन प्रोटोकॉल को यूज करता है. पीएसटीएन स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच ट्रांसफर नेटवर्क. इसमें कभी भी ट्रांसफर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के लोकेशन पे आपका यूजर अवेलेबल है, यानी आप किस जगह पर है उस पर भी काफी मैटर करता है फिजिकल लोकेशन पे कि आपका डायलअप कनेक्शन कितना टाइम लेगा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए. और नॉर्मली इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड 56 kbps से 100 kbps में होती है. ठीक है, तो एक्चुअली में डायलअप को हम लोग नैरो बैंड की कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं, जिसमें कि डेटा ट्रांसफर स्पीड हमेशा आपको kbps में मिलेगी. और इसमें वीडियो और ऑडियो की स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो पाती, मैंने पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें जो फ्रेम पर सेकंड जो उसको चाहिए होता है एक सेकंड में, वो बिल्कुल भी उसको मिल नहीं पाता है. तो डायलअप कनेक्शन आज के टाइम पे काफी कम लोग यूज करते हैं. इसी को रिप्लेस कर दिया है डीएसएल या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने. होता क्या है डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इसको हम लोग ब्रॉडबैंड भी कहते हैं. इसमें इस तरह के वायर का यूज किया जाता है जो आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे इमेज पे. ठीक है, और इस पे ये वायर भी अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं जिसके बेसिस पे आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड डिपेंड करता है, जिसमें हम लोग लास्ट पॉइंट पे देखेंगे. तो होता क्या है कि डीएसएल पे वाइडर बैंडविड्थ होती है. बैंडविड्थ मींस द डेटा किस साइज पे एक टाइम पे ट्रांसफर कर पा रहा है, मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा ट्रांसफर एट ए टाइम. तो जब बैंडविड्थ ज्यादा होगी यानी डेटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा होगा, उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा, डेटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा होगा. तो अगर 1 MB का फाइल अगर कोई दूसरा अगर हम उसको डायलअप में कंसीडर करें तो 56 kbps यानी 1 MB यानी 1024 किलोबाइट. ठीक है, तो 1024 किलोबाइट को अगर 56 kbps की स्पीड से करें यानी एक सेकंड में 56 kbps, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए. अराउंड 20 सेकंड्स लगेंगे 1 MBps डेटा ट्रांसफर करने में. लेकिन अगर आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड नॉर्मली 7 to 9 MBps होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम सेकंड में आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड हो जाएगा, सॉरी डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा. इसमें एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है. किस लिए?
मॉडेम का काम क्या है आपको पता है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल जो हमारे आसपास होती है, जो हम जैसे कि आपका मोबाइल आपके नियरेस्ट टावर से कनेक्ट है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिग्नल हमारे आसपास चारों तरफ है। लेकिन वो सिग्नल को हमारे सिस्टम पे, यानी हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे वो एक्सेप्ट कर पाए उसके लैंग्वेज में, उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, तो इसके लिए एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम पे एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो है एडीएसएल टेक्नोलॉजी, यानी एसिमेट्रिक डेटा सब्सक्राइबर लिंक। इसमें होता क्या है कि आप एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हैं, यानी आप डेटा यानी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, सेम टाइम पे आप वॉइस कॉल भी कर रहे हो। होता क्या था, डायल अप कनेक्शन में आप एक बार में एक ही काम कर सकते थे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं लैंडलाइन के कनेक्शन पे, तो उसमें आप डेटा इंटरनेट यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन डीएसएल के केस में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि आप एक साथ दोनों काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एक और टेक्नोलॉजी है एसडीएसएल, जिसे हम लोग सिमेट्रिक डेटा सब्सक्राइबर लिंक कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड मोर और लेस सेम होता है। लेकिन एडीएसएल आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे जो डाउनलोड स्पीड नॉर्मली ज्यादा रहती है और अपलोड स्पीड कम रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का केबल यूज कर रहे हैं। अगर आप कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं, कि आप ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, कि आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं, तो इतने तरह के केबल होते हैं। इनको हम लोग गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में डालते हैं। गाइडेड मीडिया यानी वायर मीडिया, ठीक है, जिसमें आता है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई कैन मेक ए डिफरेंट क्लास टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। या फिर आप खुद से अगर इनके बारे में पता कर सकते हैं तो बढ़िया है, या फिर अगर आपको जानना है तो मैं आपको किसी और क्लास में बता दूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्ड मीडिया और गाइडेड मीडिया और केबल। नाउ, एक्सेस इंटरनेट थ्रू वाईफाई। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में 2-3 पेजेस हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे इंटरनेट एक्सेस करते हैं आप अपने वाईफाई से। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताने की जरूरत है, बिकॉज यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर with the steps that how to connect your laptop with the Wi-Fi of your mobile or any other Wi-Fi device which is available nearby. तो नॉर्मली हम लोग अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट ऑन करते हैं, डेटा ऑन करते हैं, देन वी स्विच ऑन द हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या करता है, एक डोमेन क्रिएट करता है, एक वर्चुअल डोमेन, एक वर्चुअल रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्रिएट करता है। क्या एरिया का काम क्या है उस डोमेन का? उस डोमेन के अंदर आने वाले जितने भी वाईफाई इनेबल डिवाइस होंगे वो मेरा हॉटस्पॉट यूज कर पाएंगे। तो अगर मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, लाइक इफ आई एम स्विच ऑन द हॉटस्पॉट ऑफ माय मोबाइल, तो होगा क्या कि मेरा मोबाइल अपना डेटा को शेयर करेगा, इंटरनेट को शेयर करेगा किसके साथ? अपने नियर बाय अवेलेबल वाईफाई इनेबल डिवाइस के साथ। तो मैं अपना लैपटॉप में अब देखता हूँ कि कौन कौन सा, तो इस तरह से आपको जो अवेलेबल है, सो दिस इज द अवेलेबल, दिस इज द नेम ऑफ माय नेटवर्क विच इज अवेलेबल नियर बाय एज ए वाईफाई डिवाइस। तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने ऑटो कनेक्ट को ऑन करके रखा है। तो आप इस तरीके से वाईफाई इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बात हो रही है कि इनका एक्चुअल है क्या ये टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसके एक्चुअल टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि वाईफाई इज बेसिकली ए डब्ल्यूलैन नेटवर्क, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। एक लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग जानते हैं विच इज अवेलेबल इन ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जब वो अवेलेबल एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे नेटवर्क वायरलेस मोड में हो तो उसे हम वाईफाई कहते हैं। ये किस तरह के सिग्नल का यूज करता है? रेडियो वेव सिग्नल का यूज करता है। इन सिग्नल को यूज कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा जो वाईफाई इनेबल डिवाइस होता है, जैसे मैं मेरे लैपटॉप में मैंने यूज किया, तो इसमें एक अडेप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस अडेप्टर। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी अपने मोबाइल में वायरलेस वाईफाई का यूज करना चाहते हैं, तो यानी आपके मोबाइल में भी क्या है, एक वायरलेस अडेप्टर, एक जो आपके नियर बाय रेडियो वेव सिग्नल्स को कैच करता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि आप हमेशा एक सिक्योर नेटवर्क यूज कीजिए, जिससे कि आप का जो वाईफाई है कोई अनऑथराइज लोग एक्सेस ना करे और आपके डेटा को एक्सेस मैनिपुलेट ना करे। फिर आती है वाईमैक्स। इन दोनों टर्म के बीच में आपके बुक में पेज नंबर 62 में छोटे से नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, बट आई थॉट लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट फॉर्म। वाईमैक्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बहुत लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, इसको भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। वाईफाई क्या करता है?
एक WLAN है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है वायरलेस फॉर्म में। लेकिन जब WiMAX की बात कर रहे हैं तो एक पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है, एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट प्रोवाइड फिक्स मोबाइल इंटरनेट सर्विस। सॉरी, दैट वर्ड इज नॉट टाइप्ड करेक्टली, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। तो ये करता क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि आपको एक फिक्स मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये एक टावर इसके लिए चाहिए होता है WiMAX सर्विसेज के लिए, जिसको हम लोग WiMAX बेस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, सेंटर पे एक टावर है जिसको हम लोग बेस स्टेशन कह रहे हैं, जो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को अवेलेबल करवाता है। और इस टावर से लेकर हमारे बहुत सारे यूजर्स जो है, यानी हमारे जैसे ऑफिस में हो गए या घर में पर्सनल यूजर हो गए, इनके बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है किसके थ्रू? माइक्रोवेव लिंक के थ्रू स्टैब्लिश होता है। तो जैसे उसमें रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं हमारे डिवाइस, किसमें? वाईफाई में। वाईमैक्स में क्या होता है, जो बेस स्टेशन है वो अपने नियर बाई डिवाइस को सर्विस कैसे अवेलेबल करवाता है? माइक्रोवेव सिग्नल्स के थ्रू। सॉरी, देन so this is what we have in Wi-Fi and WiMAX। तो इतना था आज के इस टॉपिक में जो मैंने स्लाइड्स के फॉर्म में बनाकर रखा था। अगर इसके बाद देखेंगे तो आपका पेज नंबर 63 में है कि हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग अकाउंट। इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। सो लेट्स सी कैसे क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली वी हैव टू ओपन गूगल क्रोम। मैंने ऑलरेडी पहले से इसको ओपन करके रखा है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, wordpress.com एक वेबसाइट है जो इजीली अवेलेबल है किसी भी तरह के वेबसाइट, फ्री वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, या ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं अपना ब्लॉग की वेबसाइट, तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ब्लॉग में जाइए, ब्लॉग में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट योर ब्लॉग, बाकी क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। जैसे आप ब्लॉग में स्टार्ट योर ब्लॉग में जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा किस तरह से आप लॉगिन करना चाहते हैं। अब अगर अपना नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट कीजिए। कंटिन्यू अपना अगर ईमेल अकाउंट से करना चाहते हैं तो गूगल अकाउंट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर पहले से कुछ ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं एक ईमेल आईडी से कंटिन्यू करता हूँ। तो आप जैसे अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके सेव्ड है आपके ब्राउजर में, तो वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक डोमेन नेम चूज करने के लिए कहा जाएगा। डोमेन नेम एक कंटेनर हो गया, एक स्पेसिफिक रजिस्टर्ड एरिया जो आपके नाम से अलॉट हो जाएगा, जैसे कि .com, .org, .nic.in। ठीक है, अलग अलग डोमेन नेम अलग अलग पर्पस के लिए डिजाइन या बनाए जाते हैं। तो इसको मैं सर्च करता हूँ rmd.in है कि नहीं, वैसा वैसा मांगेगा। ठीक है, अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे नहीं, आपको मैं बस बताना चाहता हूँ। ओके, rmd.in. फ्री में है रही wordpress.com। चलो सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें प्लान चूज करने के लिए कह रहा है, आपको फ्री में है फिर प्लान क्यों चूज करने कह रहा है? नॉट लाइक दैट, राइट, चूज ए प्लान, नॉट श्योर एट, स्टार्ट विथ ए फ्री साइट। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है फ्री साइट में, अगर आप प्लान चूज करेंगे तो कर सकते हैं। इसमें जैसे आप कोई प्लान चूज करेंगे, यू विल गेट ए पेज फॉर मेकिंग पेमेंट, जहाँ पर आप अपना कार्ड डिटेल्स वगैरह डालिए, द थिंग्स विल बी कंप्लीटली कमर्शियल। तो आपको पता है कि उसमें हम जाने वाले हैं नहीं। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट विथ फ्री साइट। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपका वेबसाइट आपके सामने खुलेगा, जिसमें कुछ होगा नहीं। आप उसमें आप धीरे 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 अपना काम कीजिए। rmd.in.wordpress. देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वेबसाइट का URL क्या है, rmd.in.wordpress.com। तो इतने सारी चीजें हैं, इसको एक एक करके एक्सप्लोर करके समझाना अभी के क्लास में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो यहाँ प्लस राइट साइड में राइट में दिख रहा है क्रिएट ए न्यू पोस्ट, यहाँ जाइए, यहाँ पर जाके आपको ऑप्शंस आएगा। Let's see what is coming in the screen. Many of you, maybe I am very much sure that many of you are already using WordPress for writing some content. मुझे भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ, and that is something very unique in nature, and you want to share it, and you want to make it reach up to the maximum people, then you should go for it. These are something very good in a long term which can be used as a hobby. So इसको बिना पढ़े नेक्स्ट गेट स्टार्टेड करते हैं। आप यहाँ पर ऐड टाइटल कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ
सब टाइटल वगैरह मेंशन कर सकते हैं, आई थिंक इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको, पैराग्राफ, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म. So it's better that you register on your own and just explore the options which is available there. इसके अलावा क्या क्या है बुक में देखते जाइए और इसके हिसाब से काम करते जाइए. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ टू जस्ट क्रिएट ए पोस्ट एंड एवरीथिंग. आई होप आपको इतना कुछ काफ़ी है आपको समझने के लिए कि कैसे एक ब्लॉग वगैरह क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो व्हाट आफ्टर दैट, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, पेज नंबर 66. मतलब आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जो आपके ब्लॉग के साथ लिंक्ड हो जाए और आप उसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सके, कब, जब आपका इंटरनेट ना रहे. द मोमेंट यू हैव द कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, सारे चेंजेस, सारे अपडेशन आपके साइट पे रिफ्लेक्ट होने लगे. सो इस बेसिकली एक तरह का मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि जैसे कि आप मेल वगैरह भेजना चाहते हैं, ड्राफ्ट करके रखिए, सब कुछ करके रखिए, जैसे आपका ईमेल आएगा, नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी, आपका ईमेल सेंड हो जाएगा. ठीक उसी तरह से आप एक ऑफलाइन एडिटर यूज करना चाहते हैं तो इसमें अवेलेबल है कुमाना, विंडोज लाइव राइटर एंड ब्लॉग डेस्क. तो इस तरह से कुमाना का एक मैंने पेज खोल के रखा है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा तो इसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा. देखिए आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ पा रहे हैं. द कुमाना एप्लीकेशन इज ए फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज टूल for rapid assembly and publishing of micro content to major blog hosts like Blogger, Blogway, Typepad. Our application allow you to easily gather and type. बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है. तो बेसिकली ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का काम क्या है कि आप फ्रिक्वेंटली ब्लॉग लिखते हैं, आप चाहते हैं कि ड्राफ्ट करके रखें, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना रहे, आप ड्राफ्ट करके रखना चाहते हैं, उसको सेव करके रखना चाहते हैं, जैसे आपका इंटरनेट आए आपका वो ड्राफ्ट अपलोड हो जाए, लाइव हो जाए. तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग एक ब्लॉग एडिटर सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं. बुक में बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, कैसे आप लिंक करेंगे, कैसे आप पोस्ट वगैरह लिखेंगे, कैसे आप इमेज वगैरह अपलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. अगर आप इंटरेस्टेड है आई वुड सजेस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स. अदरवाइज व्हाट आई फील कि ये एग्जाम्स में इस तरह के स्टेप बेस्ड नहीं आएंगे, बस छोटा छोटा आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट, राइट डाउन 3 एग्जांपल ऑफ ब्लॉग एडिटर, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर. सो you understand what I'm trying to say. Then we have online transaction. So this is something that is not very much unknown to anyone, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट. किस पर्पस के लिए कुछ जरूरी नहीं है. आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप फी पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आप रेलवे की टिकट करना चाहते हैं आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना कर सकते हैं, आप फंड ट्रांसफर के लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा, होटल बुकिंग के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा, कुछ सामान खरीदना हो तब आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन खरीदना होगा. So what the topic is trying to say is that online transaction is refers to a platform, refers to a situation when the making payment to an merchant, to a third party is completely virtual, where things are pretty much same with the same security. तो ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, ये ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया क्यों? जब हमारे पास ई शॉपिंग यानी ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के कॉन्सेप्ट का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे आने लगा. तो जब ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो इसके पहले ये समझना जरूरी है कि ई शॉपिंग और ट्रेडिशनल शॉपिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या है. पर्पसली आई हैव केप्ट दिस पीडीएफ ऑफ योर बुक इन फ्रंट ऑफ मी कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा सकूं. हालांकि आप इतने समझदार हैं कि आपको इंग्लिश समझ पढ़ के आ गया होगा कि इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, फिर भी मेरा काम है समझाना. एक बार और समझा देते हैं. इन ई शॉपिंग द परचेजर डजंट नीड टू गो टू ए शॉप सो वन कैन सेव हिज टाइम और एनर्जी. बिल्कुल, आप घर बैठे सब कुछ खरीद लेते हैं आपके मन के हिसाब से. फिर भी आज के टाइम पे हमारे और आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं हर चीज़ को लेकर, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फाइड कर सके, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर सके इस तरह का ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग पे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको खरीदने के पहले वो हमेशा एक सेकंड थॉट लेते हैं कि आई शुड गो टू डायरेक्टली टू अ शॉप इंस्टेड ऑफ बाइंग इट इन ए ऑनलाइन वेबसाइट. सो still when we talk about the benefit, yes, we can't, we are just sitting at home or in an office or anywhere and we are making an order and the things that happening. Second, in e-shopping the buyer can browse the website of different manufacturers or retailer and can select a product of his choice amongst hundreds of varieties of the same product. But in a traditional shopping, buyer can view only a limited variety of product as a personally may not be able to get to all the vendors. Yes, this is something very important. जब आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं
तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे वैरायटी में प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। फिल्टर का ऑप्शन में जाइए, आप ब्रांड चूज कीजिए, आपको उसी ब्रांड का प्रोडक्ट मिलेगा। आप अपने साइज, अपने कलर के हिसाब से कुछ भी प्रोडक्ट, चाहे वो कपड़ा हो, शूज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मोबाइल हो, तो आप काफी ज्यादा ऑप्शंस रहता है आपके पास। लेकिन फिजिकल मोड पे, रियल लाइफ पे आपके पास ये काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, व्हेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गो टू डिफरेंट शॉप and just check the price, check the range, what are the variety they have. तो ये काफी easy हो जाता है comparison to traditional shopping. In e-shopping, the buyer may receive the product after a period of time, but in traditional shopping, the buyer can receive the product instantly. तो ये काफी अनसर्टेन सिचुएशन है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी होता है इस तरह की सिचुएशन, मोर और लेस द थिंग्स गेट डिलीवर्ड टू अस, बट हालांकि इसको जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं कि इन ई शॉपिंग द बायर मे गेट्स प्रोडक्ट, मतलब कभी कभी डिले हो सकता है या फिर कभी कभी नहीं भी मिलता है प्रोडक्ट किसी भी कारण से, या कैंसलेशन के वजह से, या कोई अनफोर्सिन सिचुएशन की वजह से। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल शॉपिंग हमें सामान हाथों हाथ मिलता है। In e-shopping, the buyer may receive the sorry. In e-shopping, a buyer can take knowledge of the product by viewing on the screen, by reading about its description. But in traditional shopping, one can touch, feel, and take details of the product at the time of purchasing. यानी आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन के थ्रू, इट इज all about the reviews, the ratings, the comparison in YouTube, the different websites. आप उन सभी चीजों को प्रेफर करते हैं कोई भी सामान खरीदने से पहले। लेकिन जब बात आती है ट्रेडिशनल शॉपिंग की, आप एक एक्चुअल फील कर पाते हैं प्रोडक्ट को। रियल फील करने के बाद ही आप दिमाग में डिसाइड करते हो, आप सामान को अपने हाथों में लेकर फील करते हो, देखते हो, महसूस करते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो आपके लिए प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि आप आज के टाइम पे इतने सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हुआ, बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन वाले वेबसाइट्स है जहां पर आपको एक्चुअली में अनबायस्ड रिव्यूज मिलेगा प्रोडक्ट का, जिससे आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाती है। In e-shopping, sometimes the user can buy the products at a factory price, but in traditional shopping, the products reach the buyer through several channels, which results in increased price of the product. ये आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा कि बहुत बार प्रोडक्ट के प्राइस में वैरी होती है, रेंजेस काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है, because many a time the vendor, the product seller, they used to sell the product in a factory price. But in traditional shopping, because the products are coming through different channels in a transportation, in export process, that is why there is a gap in the MRP in the traditional shopping in comparison to the online shopping. और कभी ये रीजनेबल लगता है, कभी आपको रीजनेबल नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कोई भी सामान ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रेडिशनल शॉपिंग से कम रेट पे अवेलेबल मिलता है। तो इतने सारे डिफरेंसेस है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर में समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम में आए तो आप उसको अपने लैंग्वेज में मैनिपुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपका जो भी टॉपिक है उसको हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। जितना भी टॉपिक लगेगा वी विल गो स्लो, जस्ट आराम से स्लोली। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC पे, उसका स्क्रीनशॉट स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। So we will see what are the things that we have to cover in the next class. तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड इफ एनी फीडबैक, एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट दैट यू वांट टू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और बाकी जो आपको कंटेंट समझ में आया है कि नहीं, आवाज यानी वॉल्यूम आपका कंप्लेन था कुछ वीडियोस में, तो वॉल्यूम वगैरह ओके है या नहीं, please let me know in the comment box so I can work on my videos on a continuous basis. So this is for the day, everyone. Thank you, and stay home, stay safe, and